अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ते ऑनलाइन। मैं इस चीज़ का वकील हूं कि हमें अब साइंसेस और आर्ट्स को अलग अलग नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बल्कि बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज हो रही हैं जहां हमें नज़र आ रहा है कि साइंस और आर्ट्स ने मिलकर इन डिस्कवरीज को हम तक लाने में बहुत भरपूर किरदार अदा किया है। आज बिल्कुल ऐसी ही वीडियो सीरीज मैं बनाने जा रहा हूं जो कि हमें सितारों के बारे में बताएगी कि सितारे कैसे पैदा होते हैं। लेकिन इन सितारों की पैदाइश में भी हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि हमें अपने बच्चों को साइंस और आर्ट्स क्यों इकट्ठे पढ़ानी चाहिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ जिनका नाम है निया अमारा। वो अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और उसके साथ साथ उनका जो काम है, जो उनकी रिसर्च है, वो है गैलेक्टिक मैस स्टार फॉर्मेशन और एक्सो प्लैनेट डिटेक्शन। यानी उनका काम ये है कि वो सितारों की पैदाइश पर गौर करती हैं, वो सितारों के गिर्द घूमते हुए प्लैनेट्स को दूर दराज उनको डिटेक्ट करती हैं और उसके साथ जो सितारे जिन जगहों पर बनते हैं, जिन नर्सरियों में बनते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं। अगर हम सितारों की बात करें तो निया इस वक्त गैलेक्टिक मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को पढ़ रही हैं। गैलेक्टिक मॉलिक्यूलर क्लाउड्स वो जगह हैं जहां पर हमें बहुत से एलिमेंट्स मिलते हैं। गैलेक्टिक मॉलिक्यूलर क्लाउड एक इंटरस्टेलर क्लाउड है जो कि स्पेस में होता है और यहाँ पर आपको गैस मॉलिक्यूल्स, एटम्स और डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं। डस्ट पार्टिकल्स क्योंकि पुराने सितारे जो कि फट चुके हैं उनसे हमें, यानी पुरानी जनरेशन में जो स्टार्स थे उनसे मिलते हैं और इन पार्टिकल्स में हमें हैवी एलिमेंट्स मिलते हैं। हमें निकल मिलता है, हमें आयरन मिलता है। तो हैवी एलिमेंट्स इन क्लाउड्स में सुपरनोवा से आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। याद रखिएगा, मैं H2 की बात कर रहा हूं जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं। मैं हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर रहा। मैं आपको यहां पर एक गैलेक्टिक क्लाउड की स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं। तो आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में आपको यहां पर नजर आ रहा है कि बाहर की तरफ क्लाउड है पूरा का पूरा येलो और उसके बाद अंदर आपको क्लम्प नजर आ रहे हैं, डस्ट के क्लम्प्स नजर आ रहे हैं और उसके अंदर आपको एक नूडल की तरह, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं गुडोया, अर्थवॉर्म की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट वो जगह है जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है और मैस कंप्रेस हुआ होता है और उसके बीच में है कोर। तो कोर आप देख सकते हैं और कोर स्टार का एनवेलप होता है। जहां पर स्टार बन रहे हैं उसका जो बाहर का अहाता होता है उसे कोर कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टार में फॉर्मेशंस हो रही हैं जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पर फिलामेंट्स दिखा रहा हूँ। तो फिलामेंट्स आपको दूर से नजर आ जाएंगे, बिल्कुल एक अर्थवॉर्म की तरह हमें स्पेस में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर गैस बहुत ज्यादा डेंस होती है। तो क्लाउड में, एक पूरे मॉलिक्यूलर क्लाउड में आपको इस तरह की लड़ियां नजर आती हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेंस गैसेस होती हैं और उन डेंस गैसेस में आपको कोर्स नजर आती है। उन कोर्स में, उन अंडों में स्टार फॉर्मेशन हो रही होती है और साथ साथ प्लैनेट्स बन रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रशियन डॉल्स। मैं आपको रशियन डॉल्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप रशियन डॉल की हायरार्की देखें तो एक बड़े डॉल में छोटी डॉल, फिर उसके अंदर और छोटी डॉल, फिर और छोटी डॉल, तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं और पैक होते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ही हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में भी तहें नजर आती है। जैसा प्याज की तहें, इसी तरह इसकी तहें भी नजर आती हैं और हमें नजर आता है कि किस तरीके से यहाँ पर स्टार्स बन रहे हो। मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ यहाँ पर कि डायनामिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड्स जो हैं, यानी मॉलिक्यूलर क्लाउड को प्रिडिक्ट करना आसान है क्योंकि हमें इसके बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन है। मसलन मॉलिक्यूलर क्लाउड जिस गैलेक्सी में है, जो उसकी पेरेंट गैलेक्सी है, अगर वो मिल्की वे में है तो हमें मिल्की वे की रोटेशन के बारे में काफ़ी हद तक पता है। सोलर सिस्टम्स के बारे में भी और उनकी रोटेशन के बारे में हमें काफ़ी हद तक पता है। इसलिए ये तमाम वो सिस्टम है जो कि फिक्स्ड है, इनके पैटर्न्स
फिक्स्ड है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर क्लाउड के मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन वो जगह जहां पर हमें बहुत मुश्किल पेश आती है चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए, वो है स्टार से स्टार के बीच में जो इंटरस्टेलर मीडियम है। वो ऐसा इलाका है जो कि बहुत टर्बुलेंट है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा क्योटिक और रैंडम बिहेवियर्स मिलते हैं, जिसे मॉडल करना बड़ा ही मुश्किल है। ये वो इलाका है जिसे मॉडल करने में हमें बड़ा मसला आता है। तो जब हमने इस क्लाउड को पढ़ना है, क्योंकि इस क्लाउड को पढ़ने के लिए हमें आसानी ये होगी कि हमें पता चल जाएगा कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है, हम इसकी तस्वीर खींचते हैं। अब क्लाउड है 3 डायमेंशनल और तस्वीर है 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशंस में क्या पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट की? बिल्कुल नहीं आ सकती। इसलिए उस तस्वीर को खींचते ही इंफॉर्मेशन लॉस जो है वो तो उसी वक्त हो जाता है। हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन आती है और उस इंफॉर्मेशन से हम जितनी चीज़ें सीख सकते थे हम सीख चुके हैं। अब हमें ज़रूरत है एक ऐसे मॉडल की जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन आए, और वो इंफॉर्मेशन आएगी जब हम इन क्लाउड्स के 3D मॉडल बनाना शुरू कर देंगे। इन गैलेक्टिक क्लाउड्स के 3D मॉडल बनाना शुरू कर देंगे, और यही काम निया हमारा कर रही हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट भी हैं और वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि स्टार फॉर्मेशन जिसे हम बार बार डिस्कस करते हैं, वो उन रीजन्स में होती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपके पास एक क्लाउड और उसमें कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे टेम्परेचर 0 से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, 100 डिग्री 0 से नीचे है। वहाँ पर ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ पर स्टार बन सके। लेकिन अब उसके साथ साथ हमें और चीज़ों की भी ज़रूरत है। वहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स भी होने चाहिए स्टार फॉर्मेशन के लिए, और वहाँ पर आपको ट्रेसेस मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के, हीलियम के। स्टारडस्ट तो मैंने पहले बता दिया कि पुरानी जनरेशन के स्टार से वहाँ पर मौजूद है। तो ये एक तरकीब है सितारा बनाने के लिए। टेम्परेचर कम, उसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टारडस्ट और हैवी एलिमेंट जो कि स्टारडस्ट में मौजूद हैं, वो सारे के वो सारे वहाँ पर मौजूद हों। ये मॉलिक्यूलर क्लाउड्स इतने ज़्यादा ठंडे होते हैं कि हम इन्हें विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं देख सकते। तो हमारे पास हबल टेलीस्कोप है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में देखती है। उससे इन क्लाउड्स को, इन गैलेक्टिक क्लाउड्स को, उनका मुआयना करना नामुमकिन है। इसलिए हमें ज़रूरत है इंफ्रारेड की और रेडियो स्पेक्ट्रम की। इंफ्रारेड में जेम्स वेब टेलीस्कोप देखती है, तो उनके ज़रिए हम इन क्लाउड्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप्स भी हैं जो कि इन क्लाउड से आने वाली इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती हैं। जब एक सितारे ने वजूद में आना है तो उस वक्त हमारे पास छोटे छोटे क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं। बड़े क्लाउड में छोटी रीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि कई लाइट ईयर्स पर मुहित होते हैं। और इन क्लाउड्स में, इन हिस्सों में आपको रेडिएशन मिलेगी, इन हिस्सों में आपको ग्रेविटेशनल टर्बुलेंस मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि सितारा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रेडिएशंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ग्रेविटी होनी चाहिए। फिर साथ साथ एक थ्योरी अभी रिसेंटली ये भी बताती है कि जब 2 एटॉमिक हाइड्रोजन के क्लाउड्स, एटॉमिक H आकर आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के क्लाउड को बनाते हैं। ऐसे क्लाउड्स को अगर गौर से देखा जाए तो उनका जो बीच वाला हिस्सा होता है, जब ये आकर आपस में टकराए, तो इनके जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर आपको ज्यादा H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। वहां का जो हिस्सा है वो हाइड्रोजन गैलेक्टिक क्लाउड में, मॉलिक्यूलर क्लाउड में कन्वर्ट हो चुका है। और ये वो हिस्सा है जो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू मिलियंस मैसेज रखता है, यानी लाखों गुना सूरज से ज्यादा मैस रखता है। और यही वो इलाका है जहां पर अब सितारे की पैदाइश होने वाली है। तो हमारे पास 2 क्लाउड्स आए, हाइड्रोजन के आपस टकराए और उनके बीच में डेंसिटी बढ़ती गई, मैस बढ़ता गया, और अब वहां पर बहुत ज्यादा मैस है, वहां पर ग्रेविटी है, रेडिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और गैस कंप्रेस हो रही है। गैस के कंप्रेस होने की वजह से अब आप देखें वहां पर फिलामेंट बनना शुरू हो गया। मैं आपको यहाँ पर फिलामेंट दिखा रहा हूँ, और फिलामेंट के अंदर कोर है।
टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है, वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। कोर बिल्कुल एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है। स्पेस में अगर बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है जो कि हर चीज को खाई जा रहा है, कोर बिल्कुल ऐसे ही काम करती। कोर का काम यह है कि वो अपने इर्द गिर्द मैटर को सक करती रहे, अपनी तरफ खींचती रहे। ऐसा करने से बाज औक़ात इस कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की वजह से कोर बहुत बढ़ जाती है, और जब कोर बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाती है और वो डेंस होती है तो ग्रेविटी की वजह से कोर कोलैप्स कर जाती है। कोर कोलैप्स करने की वजह से उसका जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर ऐसा 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 बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक वक्त आता है जब न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि किस तरीके से कोर पहले कोलैप्स हो रही, कोर बनी हुई है, फिर वो कोलैप्स होती है, टेम्परेचर बीच में बढ़ते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन शुरू होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन से एक सितारे की आमद हमें अपनी शनि देती है। अगर आप रात को आसमान देखें तो आपको 3 मध्यम सितारे एक ही लाइन में नजर आएंगे। इन मध्यम सितारों को समोया हुआ है एक नेबुला ने, जिसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला का बहुत कम हिस्सा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो हमें इसके रंग के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मिलती है। इस नेबुला में, इस बहुत बड़े बादल में एक हिस्सा है जिसे ओरियन ए मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा सितारे बन रहे हैं। सितारे बनाने वाली नर्सरी है ये जगह, और इस जगह का हमसे फासला सिर्फ 1400 लाइट ईयर्स है। तो एक तो ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, और दूसरी बात यहाँ सितारे बन रहे हैं तो हम इसका मुशाहिदा बड़े आराम से कर सकते हैं। हम ओरियन नेबुला में देख सकते हैं कि कैसे हज़ारों सितारे अपना जन्म ले रहे हैं। ये सितारे मुख्तलिफ स्टेजेस पर मौजूद हैं, और इन सितारों के जन्म से, इनकी एवोल्यूशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सूरज ने कैसे जन्म लिया होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्लाउड ओरियन ए अपनी ज़िंदगी में लाखों सितारे बनाएगा, लेकिन सितारे बनाने का अमल बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक महल का सामान लिया और बनाया एक कमरा, इसी तरीके से जिन क्लाउड से एक सितारा बनता है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको यहाँ पर इस एफिशिएंट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक सितारा जो कि अंगूर के साइज़ का, उसे बनाने के लिए जो क्लाउड हमें चाहिए वो ज़मीन के साइज़ का होना चाहिए। इतने ज़्यादा वसाइल का इस्तेमाल करके हम अंगूर के दाने के बराबर एक सितारा बना सकते हैं। इसलिए स्टार फॉर्मेशन एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करने वाला प्रोसेस है। इसे एनर्जी इनएफिशिएंट प्रोसेस कहा जाता है। हम अभी भी बहुत से ऐसे मराहिल हैं सितारे के बनने में जिनको समझने से कासिर हैं। इसीलिए हम बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सी सिमुलेशंस बना रहे हैं ताकि इन प्रोसेसेस को समझ सकें। हम ये नहीं जानते कि नेबुला के किन हिस्सों में फिलामेंट्स पैदा होते हैं और किन हिस्सों में कोर्स पैदा होती हैं। इन कोर्स में सितारे कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी हमारी मालूमात अभी बहुत सतही किस्म की है। निया हमारा, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने एक ख़ास किस्म के बादल को, मॉलिक्यूलर क्लाउड को स्टडी करना शुरू किया जिसका नाम है कैलिफोर्निया मॉलिक्यूलर क्लाउड। इस मॉलिक्यूलर क्लाउड को पढ़ने की ख़ास वजह यह थी कि इसके अंदर दो फिलामेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। फिलामेंट के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि एक ऐसी लड़ी है जिसके अंदर कोर होती है और मुख्तलिफ कोर्स में सितारे बन रहे होते हैं। तो जब दो फिलामेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, उनका कुछ हिस्सा कॉमन था, तो निया हमारा ने देखा कि वो हिस्से जहां फिलामेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे वहां पर सितारे नहीं बन रहे थे।
लेकिन वो हिस्सा जो कि उन दोनों में मुश्तरक था, वहां 2 सितारे बन रहे थे। आखिर यहाँ पर सितारे क्यों बन रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की गई। उनका ये अंदाज़ा है कि हमें गैस के पाथ को जांचना पड़ेगा कि गैस किन हिस्सों से किस डायरेक्शन में मूव करती है। जब तक हम इन हिस्सों को, इन डायरेक्शंस को अच्छे तरीके से मैप नहीं करेंगे, हम ये जान नहीं सकते कि सितारे क्यों बनते हैं। गैस के फ्लोज को जानने के लिए अब हमारे पास कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लेना ही बाकी रह गया है। हमने कंप्यूटर सिमुलेशंस को ज़्यादा जदीद बनाना शुरू कर दिया। मसला ये आया कि जब आप एक दरिया को बहुत ऊंचाई से देखते हैं, आपको उसका 2 डायमेंशनल इमेज नज़र आता है, तो आप ये अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि दरिया किस तरफ को बह रहा है। उसके लिए आपको दरिया के बहुत करीब होना होगा, उसका 3 डायमेंशनल इमेज आपको चाहिए, व्यू चाहिए, ताकि आप बता सकें कि दरिया तो नॉर्थ की तरफ बह रहा है या साउथ की तरफ बह रहा है। यही मसला हमें इन सितारों को, इनकी पैदाइश को जांचने के लिए पेश आ रहा था, क्योंकि हम इतनी दूर से जो तस्वीर ले रहे थे वो 2 डायमेंशनल थी। इसलिए हम गैस के पाथ को अच्छे तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। हमें 3D डायमेंशनल मॉडल्स चाहिए थे ताकि हम देख सकें कि गैस कहाँ से मूव होती है और किस तरफ को जाती है। उसके लिए हमें सिमुलेशंस की ज़रूरत थी। मुख्तलिफ गैलेक्सीज मुख्तलिफ रेट से सितारों को जन्म देती हैं। एक तो सितारों के मैस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन जो सितारे बनाए जाते हैं उनके रेट भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। मसलन मिल्की वे बहुत कम सितारे बनाती है, अगर हम साल की बात कर लें या गिवन टाइम की बात कर लें। लेकिन बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि मिल्की वे से बहुत ज़्यादा लाखों सितारे बना रही होती हैं। इसलिए हमें यह भी देखना है कि गैलेक्सीज में सितारे देर से या बहुत जल्द क्यों बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर सिमुलेशंस की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गोल गोल अंडे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो अंडे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सितारों के अंडे हैं। इनके अंदर सितारे बनाए जा रहे हैं। ये अंडे कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं जिनके अंदर सितारे बनाने के लिए मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रखा जाता है। ग्रेविटी को बदला जाता है, रेडिएशंस को बदला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बदला जाता है। इन तमाम चीज़ों को वेरी करके देखा जाता है कि ये सितारा कैसे बनेगा। इन सिमुलेशन से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं। इन सिमुलेशन में प्याज की परतों की तरह मुख्तलिफ तह हैं, और हम इन सिमुलेशन को जब प्रिंट कर लेते हैं तो हमारे पास इस किस्म का एक अंडा आ जाता है। इन सिमुलेशन से हमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि एक अंडे को बनाने के लिए 2500 शीट्स का इस्तेमाल होता है, यानी जो उसके गिर्द लगी होती हैं। ये सॉफ्टवेयर की शीट्स हैं, ये मैप्स हैं जो कि एक अंडे के लिए ज़रूरी हैं। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि यहाँ पर आधे अंडों को भी प्रिंट किया गया ताकि हम अंदर देख सकें कि सितारे के इस अंडे के अंदर बनने के मराहिल को हम अच्छे तरीके से देख सकें। हमें इन अंडों से, इन सिमुलेशन से बहुत ज़्यादा मदद मिली। मसलन हमें पता चला कि फिलामेंट्स हर जगह पर नहीं बनते। हमें यह भी पता चला कि कुछ जगहों पर हम समझते हैं कि फिलामेंट्स बन रहे हैं, लेकिन वो फिलामेंट्स नहीं होते। हमें क्लाउड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला, हमें मुख्तलिफ क्लाउड्स के स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हुआ। हमने कोर के बारे में जानना शुरू कर दिया, और अब हम और भी ज़्यादा इनको स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम 2 मुख्तलिफ क्लाउड्स को कंपेयर करते हैं, मसलन हमने ओरियन ए और कैलिफोर्निया क्लाउड को कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि उनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम साइड वाइज एक फिलामेंट को देखते हैं तो हम उसकी पूरी हैयत के बारे में नहीं जान सकते। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पैनकेक्स दिखा रहा हूँ, तो आप अगर इनको साइड से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक लाइन लगेगी, लेकिन अगर आप इनको 3 डायमेंशनल व्यू के ज़रिए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी हैयत तो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की है। ये सर्कुलर शेप में है और इनके अंदर छोटे छोटे सितारे बन रहे हैं।
हमें बहुत सी और इन्फॉर्मेशन भी इन सिमुलेशन से मिलने जा रही है। इन सिमुलेशंस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, सुपर कंप्यूटर्स पर ये सिमुलेशंस चलाई जा रही हैं और हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी में और हमारी कहकशां में आखिर कैसे सितारे पैदा होते हैं। इन सिमुलेशंस पर जब भी नई डिस्कशन सामने आएगी तो हम आपके सामने वो सिमुलेशंस के डिस्कशन भी रखते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।